इस एतवार को ना मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ने के बाद ना मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि एक नीच लड़का अपने मासूम गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करने के बाद उसका सौदा करने के लिए जीबी रोड के कोठे पर पहुंच गया, वो भी अपने पूरे होशो हवास में। अरे मेरा तो समझ लीजिए कि दिमाग ही खराब हो गया ये सोचकर कि कोई अपने ही प्रेमिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे अपने सबसे प्यारे चीज को उस दलदल में फेंक सकता है जहां से वो चाहकर भी कभी लौट नहीं पाएगी। और ये सब जो लड़का करता है ना, वो कोई दलाल नहीं था जिसका यही काम हो कि लड़कियों को फंसाना फिर उसको बेच देना, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। अब क्या ही बताऊं मैं। बाकी आज की कहानी सुनेंगे ना आप, तो आपको अपनी बहन बेटियों की चिंता होने लगेगी, क्योंकि हमारे बीच ही कुछ हैवान भी रहते हैं। तो आइए सीधे उस कहानी पर ही आता हूँ, जहाँ रेड लाइट एरिया है, पुलिस का थाना है, एक पुलिस वाला भी है जिसे लड़की के लिए कोठे का दलाल बनना पड़ता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के कमला मार्केट से, जहाँ एक थाना प्रभारी होते हैं सुनील कुमार ढाका। उन्हें सरकारी कामकाज के लिए एक मोबाइल फोन मिला था, जिस पर उन लोगों का फोन आना होता था जिन्हें पुलिस से कोई मदद चाहिए होती थी। लेकिन मददगार लोगों से ज़्यादा उस मोबाइल फ़ोन पर ना उन लोगों के कॉल्स आते थे जिन्हें एक रात का मज़ा चाहिए होता था। यानी ऐसे लोग जिसका जीबी रोड पर ना, जीबी रोड का जो कोठा होता है वहाँ पर आना जाना होता था, या एक न एक बार वहाँ जाने की उनकी इच्छा होती थी। आपको बता दूं कि जीबी रोड ना दिल्ली का वो बदनाम इलाका है जहाँ जिस्म फरोशी का धंधा होता है। अब थाना प्रभारी जो होते हैं ना, वो इन तमाम कॉल से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो थे तो थानेदार, लेकिन कॉल करने वाले उन्हें कोठे का दलाल समझकर एक रात का रेट पूछने लगते थे। फिर उन्होंने पता लगाया कि ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ। फिर एक कॉल करने वाले से ही, उस ठगी इंसान से उन्होंने पूछा कि ये नंबर तुम्हें मिला कहाँ। तो उसने बताया कि एक एडल्ट साइट से ये नंबर मिला है। लेकिन सवाल ये था कि एक पुलिस वाले का नंबर एक एडल्ट साइट पर कैसे पहुंचा। इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसी से ये पूरा केस सॉल्व होता है। आगे पता चलेगा आपको। बाकी इन फ़ोन कॉल्स का जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहता है। थानेदार के पास ऐसे ही कॉल्स आते रहते हैं तमाम लोगों के। फिर इसी बीच 19 नवंबर 2017 को सुबह करीब 8:45 बज रहे थे। फिर उन्हें इसी तरह से एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और इस बार भी कॉल किसी बेबस इंसान की नहीं थी जिसे पुलिस से मदद चाहिए थी। फिर भी थानेदार ने कॉल उठाया। सामने वाले ने पूछा, क्या आप जीबी रोड से बोल रहे हैं, जैसा कि हर बार कॉल आता था। थानेदार ने कहा कि हाँ भाई बताओ क्या सेवा करूं। तभी सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा कि वो पुलिस अफसर भी ना एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने फ़ोन पर पूछा कि एक न्यू ब्रांड टैक्सी है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार टैक्सी बेचने वाले ने कॉल कैसे कर दिया। तो पहले समझिए कि ये किसी गाड़ी वाले टैक्सी की बात नहीं कर रहा है कॉल पर। असल में जीबी रोड के रेड लाइट एरिया में टैक्सी वो कोड वर्ड है जिसका मतलब होता है धंधा करने वाली लड़की। तो जिस थाने के थानेदार को ये कॉल आ रहा था, जीबी रोड जो है उसी एरिया में आता है, इसलिए उन्हें ये कोड वर्ड जो है तुरंत समझ में आ गया। मतलब ये था कि इस बार धोखे से थानेदार के शिकंजे में लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाला जो गैंग है ना, वो फंसने वाला था। इसलिए वो जीबी रोड के दलाल के तरह ही आगे की बातचीत जारी रखते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ, जो टैक्सी तुम बेचना चाहते हो उसकी हालत कैसी है। इस पर सामने वाला आदमी कहता है एकदम न्यू ब्रांड है, बस ये समझ लो आप कि अभी वो सड़क पर उतरी भी नहीं है। उसके बताने के अंदाज से ही थानेदार साहब ने ये समझ गए कि लड़की जवान और सुंदर है, जिसे ये लोग जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलना चाह रहे थे, उससे पैसा कमाना चाह रहे थे। तो अगर यह आदमी पकड़ में आ जाता उनके, तो उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच ही जाती, और साथ ही साथ उस गैंग को भी वो पकड़ लेते। इसलिए थानेदार साहब जो एकदम कोठे के दलाल की तरह ही आगे भी बात करते हैं कि हाँ हाँ खरीद लेंगे हम टैक्सी, तुम लेकर आ जाओ। यानी वो यहाँ पे लड़की की बात कर रहे थे कि तुम लड़की लेकर आओ, हम खरीद लेंगे। दूसरी तरफ से वो पूछता है कि कितने में खरीदोगे। थानेदार कहते हैं कि बिना माल देखे दाम कैसे बताओ।
इस पर वो आदमी लड़की की सुंदरता और उसके फिगर की बखान करने लगता है और कहता है कि बस आप ये ध्यान रखना कि लड़की एक बार आप खरीद लोगे ना तो वो घर वर पर बात न करे, नहीं तो हम दोनों ही फंसेंगे। इसके बाद थानेदार उसे अपने बातों में लपेटते हैं और कहते हैं तुम टेंशन क्यों लेते हो भाई, यहाँ जो आती है ना एक बार वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाती है, यहाँ तक कि दोबारा तुम भी उसे ढूंढते आओगे ना तो वो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। मतलब थानेदार एकदम दलाल के अंदाज में उसे लपेट रहे थे और भले ही वो एक्टिंग कर रहे थे लेकिन बात वो 100% एकदम सच बता रहे थे कि एक बार ऐसे रेड लाइट के एरिया में कोई लड़की फंस जाती है तो फिर कभी चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत ही नामुमकिन जैसा होता है। आगे लड़की की डील को लेकर दिल्ली में मिलने के लिए उनकी बातचीत फिक्स हो जाती है। इधर थानेदार महोदय इस मामले की पूरी जानकारी जो है वो अपने सीनियर एसीपी अमित कौशिक और डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा को भी दे देते हैं। मामला एक लड़की की जिंदगी उजरने से बचाना था, इसलिए डीसीपी ने कहा कि वो बातचीत में एहतियात बरते। लड़की बेचने वाले को किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि वो दलाल नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, नहीं तो भारी गड़बड़ हो सकती है, लड़की मतलब हाथ से निकल सकती है, उन्हें हम बचा नहीं पाएंगे। थानेदार भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। फिर डीसीपी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सुनील कुमार ढाका ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई जिससे उनके पास लड़की का सौदा करने वाले का फोन आया था। उस फोन की लोकेशन जो है ना वो दिल्ली एनसीआर के ही गुड़गांव की थी। बाकी फिक्स मीटिंग के तहत उनकी मुलाकात होती है। दलाल बन वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे थानेदार साहब, लेकिन ग्राउंड पर अपने 2 साथी को भेजते हैं उस लड़के से मिलने के लिए जो लड़की को लेकर आने वाला था। फिर 20 नवंबर को ना दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उनकी मुलाकात होती है स्टेशन के बाहर उस लड़के से जिसको लड़की को बेचना था। उस लड़के का नाम था अमर और उसके साथ उसका दोस्त रंजीत भी आया था, लेकिन उनके साथ लड़की कहीं पर भी नहीं थी, वो बस लड़की की फोटो लेकर आया था। इससे पुलिस को एक चीज तो साफ हो गई कि सामने वाले लोग बहुत शातिर हैं, किसी भी तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि पहले ही बार में लड़की को सामने ले आए, कहीं ये कोई और निकले तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अगर लड़की लेकर आते तो मामला यही निपट जाता, पुलिस लड़की को सिक्योर कर लेती और उन्हें भी पकड़ लेती और बाकी आगे जो होता सो होता ही। लेकिन यहाँ तो बस लड़की की तस्वीर थी जिसे दिखाकर आज बस वो डील फाइनल करने के लिए आए थे कि इसके पैसे कितने दोगे। लड़की जब पुलिस वालों ने देखा तो वाकई बहुत खूबसूरत थी वो, और उसकी खूबसूरती की कीमत वो लोग लगाते हैं 3 लाख। लेकिन दलाल की तरह ही पुलिस वाले तोल मोल करते हैं और कीमत जाकर 2,30,000 रुपये लगती है उस लड़की की। जिसके बाद वो लड़का अमर कहता है कि आप पैसे तैयार रखना, बाकी मैं लड़की को किसी बहाने से यहाँ ले आऊँगा और आपके पास छोड़ जाऊँगा। इतना कहकर अमर अपने दोस्त रंजीत के साथ जो है ना वापस गुड़गांव की तरफ निकल जाता है। थानेदार के भेजे गए साथी को साफ हिदायत भी थी कि वो कोई जल्दीबाजी ना करे जिससे कि लड़की हाथ से निकल जाए, इसलिए वो धंधेबाज दलाल के स्टाइल में ही डील करते हैं कि हाँ कल माल लेकर आओ और पैसे ले जाओ। इतना कुछ होने के बाद इंतजार अब ये था कि वो अगले दिन लड़की को लेकर आएंगे। फिर जैसे ही लड़की दिखेगी ना पुलिस सबसे पहले उस लड़की को अपने सुरक्षा में ले लेंगे और फिर इनको पकड़कर पूरे गैंग की कमर तोड़ देंगे। लेकिन अगले दिन इन सभी बातों का ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो लड़का जो है ना वो दिल्ली आता ही नहीं है, बल्कि फोन पर कहता है कि आप लोग ही गुड़गांव आ जाओ, यही माल दिखाते हैं आपको। अब आप तो यहाँ यही सोच रहे होंगे कि ये रहा दिल्ली और ये रहा गुड़गांव, लड़की को तो वहाँ पर भी जाकर बचाया ही जा सकता है ना। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि गुड़गांव जो है वो हरियाणा राज्य में है और ऑपरेशन दिल्ली पुलिस कर रही थी। ऐसे में किसी और राज्य में जाकर उनके बॉर्डर में घुसकर ऑपरेट करना इतना स्मूथ नहीं होता है, इसलिए दिल्ली पुलिस चाहती थी कि वो खुद लड़की को लेकर दिल्ली आ जाए, जिससे कि ईजिली उन लोगों को दबोचा जा सके, कोई ज़्यादा तामझाम ना हो। इसलिए वो बहाना बना देते हैं कि आज तो हम कहीं बिजी हैं, आज डील नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम कल दिल्ली ही आ जाओ, पैसे लेना और टैक्सी छोड़ जाना। टैक्सी यानी वो लड़की जिसे वो बेचना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ना कि अमर कुछ देर सोचता है और फिर फ़ोन कॉल कट कर देता है और फिर वापस कॉल करता ही नहीं है, ना उस दिन और ना ही अगले दिन। अब इस बात से थानेदार की चिंता बढ़ गई कि कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि हम पुलिस वाले हैं, या कहीं उन्होंने लड़की की डील कहीं और तो नहीं कर दी। क्या इतने दिनों से जो वो कोठे के दलाल बनकर इतनी मेहनत कर रहे हैं उस लड़की को बचाने के लिए, वो सब बेकार तो नहीं हो जाएगा। मुझे पता है कि ये सब सवाल जो है ना अभी आपके मन में भी घूम रहा होगा, और इसका जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में।
तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कहानी का ये अगला भाग कब चाहिए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि कहानी हम आपके लिए ही लेकर आते हैं, आपको ही अवेयर करने के लिए। बाकी स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।